गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको बैलेंस शीट कैसा लगता है कि जब कोई बोले कि कंपनी की बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है? बैलेंस शीट कौन पढ़ेगा यार? बैलेंस शीट तो बहुत फाइनेंस वालों के लिए होता है। पर नहीं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि फाइनेंस जो होता है, फाइनेंशियल जो चीजें हैं, वो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको रोज थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करेंगे या इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप पढ़ते सुनते रहेंगे वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि फाइनेंस बहुत आसान है। और फाइनेंस इज समथिंग जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और पैसा इज ऑल अबाउट फाइनेंस। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको अमीर होना है, तो भाई फाइनेंस में तो मजेदार होना चाहिए आपको। और उसके लिए आप फाइनेंस इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको ये समझाता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है। बहुत सारे लोगों से बोलते हैं कि एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट पढ़ो कंपनी की, उससे आपको कंपनी के बारे में बहुत पता चलता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब आपको लगेगा बहुत बैलेंस शीट तो बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत टेक्निकल टर्म है नहीं। तो बेसिकली आपको समझना है कि एसेट और लायबिलिटीज क्या है, बस। अगर आपको ये समझ आता है कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कि एसेट्स क्या होता है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ आपको समझाता हूँ एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है। भाई, एसेट वो चीजें होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इतना ही समझना था आपको, हो गया वीडियो खत्म। है ना आसान? है ना? अगर आप इतना समझ लो ना, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। पूरा धंधा, हर बिजनेस का धंधा सिर्फ इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एसेट और लायबिलिटी। कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब थोड़ा सा इसमें ही हेर फेर है। थोड़ा सा इसमें ये है कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। यानी कि इसको ऐसे समझिए, लाइबिलिटीज क्या चीज होती है? लाइबिलिटीज होती है जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो, आपका बिजनेस चला रहे हो, आप फैक्ट्री चला रहे हो, तो फैक्ट्री में क्या चीज है? लाइबिलिटी है। बिजली का बिल लाइबिलिटी है भाई, हर महीने देना पड़ेगा, राइट? किराया, जमीन का किराया अगर आपने रेंट पे दी हुई है फैक्ट्री, देना पड़ेगा। अ, सरकार से आपने कुछ लोन लिया था आपकी फैक्ट्री में कुछ माल भरने के लिए, देना पड़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है? ये लाइबिलिटी है आपकी, राइट? तो आप ये सोचो कि आपको ये महीना तो हर महीने इतना जो रेगुलर पैसा है जो आपको देना ही है, वो वही लाइबिलिटी। एसेट क्या हुआ? एसेट वो हुआ जो आपको लगातार पैसा कमा के दे रहा है। जैसे कि फैक्ट्री, जो प्लांट आपने लगाया, वो हर महीने तो आपको लगाना नहीं, हर महीने उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा तो लगाना पड़ेगा शायद मेंटेनेंस के लिए। पर इतना रो हर महीने आप फैक्ट्री थोड़ा लगाओगे। तो आपने एक बार जो पैसा लगा दिया फैक्ट्री में, अब वो फैक्ट्री आपको कमा के दे रही है। तो फैक्ट्री आ जाती है, जो फिक्स इक्विपमेंट आ जाता है, वो आता है एसेट। तो एसेट होता है जो हमारा, वो होता है लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर की इक्विटी। अब आप बोलोगे शेयर होल्डर इक्विटी क्या है भाई? शेयर होल्डर इक्विटी वो है, यानी कि आपने जो पैसा शेयर होल्डर से लिया, यानी कि आपने जो शेयर मार्केट में निकाले हैं, तो उसके बदले जो आपने पैसा लिया, उसका इस्तेमाल, तो वो आपके पास आ गया कैश के फॉर्म में, राइट? क्योंकि आपने उस अपने शेयर दे दिए, आपने बेसिकली उनको 4 डॉक्यूमेंट दे दिए कि भैया तो आप लो, कंपनी में हिस्सा लो, और उसका जो पैसा आया वो आपको पकड़ में आ गया हाथ में। अब आप उस पैसे से क्या करते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है, राइट? तो एसेट हो गया आपका वो पैसा, क्योंकि अब आपके पास पैसा है, उससे आप और कमा सकते हो, उससे आप एक और प्लांट डाल सकते हो, और उससे आप और माल भर सकते हो फैक्ट्री में। तो वो हो गया आपका एसेट। और लाइबिलिटीज हो गई वो चीज है जो आपको देना है। तो एसेट जो मेन एसेट हो जाता है आपका, वो होता है लाइबिलिटीज, क्योंकि वो तो खर्चा दे रही है, प्लस शेयर होल्डर का इक्विटी, यानी शेयर होल्डर का पैसा जो आपको देना है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो आप आसानी से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हो। आपको ये समझना है कि कंपनी के ऊपर कितना कंपनी पैसा कमा रही है, कितना उसका खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा बचा रही है। यानी कि अगर किसी बंदे ने 4 जलेबियां बेची, 4 जलेबी में उसका खर्चा आया 100 रुपए बनाने का, और उसने कमाया 200 रुपए, 200 रुपए में 100 रुपए में खर्चा आ गया बनाने का, 100 रुपए में खर्चा में 50 रुपए का मैदा आ गया, तेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दुकान का किराया 20-25 रुपए, और 25 रुपए बनाने वाले हलवाई कारीगरों को दे दिया आपने। तो आपके पास सारी चीजें घटाकर 100 रुपए जो मुनाफा बचा, वो आपका आया नेट प्रॉफिट।
अब इसमें आप कुछ कुछ चीजें जोड़ते जाइए तो वो उसको थोड़ा और वो होता जाता है और एलैबोरेट होता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसी हलवाई ने 10 रुपए ब्याज भी दिया हो, क्योंकि उसने 100-200 रुपए बैंक से भी लिए हो, तो 10 रुपए ब्याज दिया हो, तो उसमें आप 10 रुपए और खर्चा लगा लीजिए, मतलब कि वो अब 110 हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका नेट प्रॉफिट, जितना आपने कहाँ से पैसा लिया है, आपने हो सकता है शेयर होल्डर से पैसा लिया हो, शेयर्स बेचकर, तो आप वो भी उसमें घटा लीजिए। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि आपका नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट है, वो आपका पता चल जाएगा आपको कि ये सारी चीजें आप माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट वो चीजें जो होंगी जो जो इन सब खर्चा हर महीने निकालने के बाद बचता है, राइट। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है वो मैं आपको समझा लेता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या क्या टर्म्स है? वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि कितना कंपनी के ऊपर कर्जा है और कितना कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले हुए हैं मार्केट में। तो अगर आप ये देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर और कितना शेयर्स निकाले। तो अगर आपकी किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा होता है, हाई डेप्ट होता है, तो मतलब कि कंपनी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को कर्जा देने के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी पड़ती है, मतलब कि बहुत ज्यादा माल बेचना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो आप कर्जा चुका पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है उसके कंपैरिजन में सेल्स में और जितना वो कमा रहे हैं, राइट। आप देखोगे रिलायंस के ऊपर भी कर्जा बहुत ज्यादा है, पर वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपैंड करते आ रहे हैं, तो उनके मल्टीपल सेल्स होते आ रहे हैं, नए नए चीजें जो उसमें वो घुसते जा रहे हैं, उससे उनकी सेल्स बढ़ती जा रही है। तो अगर कर्जा बढ़ रहा है कंपनी का पर सेल्स भी बढ़ रही है और वेंचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ठीक है। पर कर्जा बढ़ रहा है और सेल्स नहीं बढ़ रही, तो प्रॉब्लम है। तो दिस इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो। अगर आपका कर्जा ज्यादा है तो आपको ऐसे बिजनेसेस से दूर रहना चाहिए। एक आपको एक और चीज पढ़ना चाहिए, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यानी कि कितना कंपनी के पास एसेट है और कितना लायबिलिटीज है। और अगर आप इसका रेशियो पता कर ले एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का, तो याद रखिए एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का जो रेशियो है दैट शुड बी अबव 1, यानी कि 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपकी बेसिकली जो लायबिलिटीज है वो कम होना चाहिए एसेट से। तो आपके पास अगर एसेट जितना भी करोड़ का एसेट है, वो आप लिख लो 5,000 करोड़, और अगर आपके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटी है नीचे, तो उससे वो आप देखोगे कि वो डिवाइड होगा तो 1 से कम आएगा, और वहां आपको बचना है। अगर आपके किसी कंपनी पे कर्जा बहुत ज्यादा है तो आपको उससे बचना है और लाइबिलिटीज कम रखनी है। तो लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए और एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा आखिरी चीज है, मैं आपको समझाने वाला हूँ एनुअल रिपोर्ट, जो आप पढ़ सकते हैं किसी भी कंपनी की। अगर आप लगातार एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द विजन ऑफ द चेयरमैन, वो कंपनी का पर्टिकुलर चेयरमैन का विजन क्या है, वो क्या चाह रहे हैं आगे चल के, उनका क्या प्लान है। तो आप अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट हाउ मच पैशनेट आर दे अबाउट देयर ओन बिजनेस। उससे एक आइडिया ये भी हो जाता है कि ये समझ में आता है कि कितना उनको भरोसा है अपने धंधे पे, एंड व्हाट आर देयर एवेन्यूज, कि आगे वो उस कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्या वो किसी और नए नए सेक्टर्स में एलोकेट करना चाहते हैं, और एलोकेट कर रहे हैं तो कितनी तेजी और कितना अग्रेसिवली कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें समझ लें तो आई कैन बेट कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी बैलेंस शीट को समझना। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की इससे ज्यादा नहीं है कि आप उसको समझें कर्जा कितना है उसके ऊपर, और उसके पास फिक्स्ड एसेट यानी कि एसेट कितना है और लाइबिलिटीज कितनी है। अगर आप ये समझ लें तो एसेट और लाइबिलिटीज की ही कहानी है, जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो और वीडियो किसी और वीडियो में आप इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली आपका जितना भी आपने जितना भी उनको शेयर होल्डर से पैसा मिला है उसका इस्तेमाल कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं वो होता है आरओई। अगर आरओई ज्यादा है यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा वो बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको एनालाइज करें तो मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है, और आप आसानी से इसको जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आप इसमें प्रो हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।